नमस्कार। आज हम कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा तैयार किए गए नोट्स के जरिए एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। ये विषय है प्रतिबंधित दृश्यता में जहाज़ों का सुरक्षित संचालन, यानी कॉलरेग्स का नियम 19। ये नोट्स सुनने में आया है एआई की मदद से भी तैयार किए गए हैं। सोचिए, घना कोहरा हो, भारी बारिश या धुंध इतनी के कुछ दिख ना रहा हो। मान लीजिए विजिबिलिटी 1 नॉटिकल मील से भी कम हो गई है। तब जहाज कैसे चलेंगे, कैसे सुरक्षित रहेंगे? बिल्कुल, ऐसी हालत में सिर्फ देखकर नेविगेट करना तो नामुमकिन सा हो जाता है। तब आपको ध्वनि संकेतों पर और सबसे बढ़कर अपने रडार पर निर्भर रहना पड़ता है। नियम 19 इसी की गाइडलाइंस देता है। हाँ, तो आज इस चर्चा का मकसद यही है कि इस जरूरी नियम के जो मुख्य बिंदु है उन्हें समझे, आसान उदाहरणों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो नियम 19 की सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात क्या है? कैप्टन चौहान सुरक्षित गति, सेफ स्पीड पर बहुत जोर देते हैं। इसका असल में मतलब क्या है? कितना धीरे? उन्होंने सिंगापुर स्ट्रेट का जिक्र भी किया है। हाँ, सुरक्षित गति। देखिए, इसका मतलब सिर्फ रफ्तार कम करना नहीं है। मतलब यह है कि आपकी गति इतनी हो कि अगर कोई खतरा अचानक सामने आए तो आप टक्कर से पहले जहाज को कंट्रोल कर सकें, रोक सकें या मोड़ सकें। या रडार पर वो 6 मिनट की दूरी वाला नियम काम आता है। अच्छा, 6 मिनट रूल। हाँ, मतलब रडार पर अगर कोई टारगेट इतनी तेजी से पास आ रहा है कि 6 मिनट में टकरा सकता है तो आपकी गति सुरक्षित नहीं है। लेकिन सिर्फ गति ही नहीं, रास्ता देने की जिम्मेदारी, जिसे ऑब्लिगेशन टू गिव वे कहते हैं, वो भी बहुत अहम है। नियम 19 साफ कहता है, हर जहाज को टक्कर टालने के लिए सही एक्शन लेना ही होगा। मतलब ये नहीं सोच सकते कि दूसरा हट जाएगा, आपको खुद भी कुछ करना है। तो ये ठोस कदम क्या है? जब देख नहीं सकते तो जैसा आपने कहा, सुनना और सुनाना पड़ेगा। ध्वनि संकेतों के बारे में क्या नियम है? जी, ध्वनि संकेत बहुत जरूरी हैं, अनिवार्य हैं। अगर आपका मोटर वेसल चल रहा है, अंडरवे है, तो हर 2 मिनट में एक लंबी सीटी बजानी है, प्रोलॉन्ग्ड ब्लास्ट। एक लंबी सीटी हर 2 मिनट में। हाँ, और अगर आप रुके हुए हैं, पानी में चल नहीं रहे, तो 2 लंबी सीटियां बजानी हैं हर 2 मिनट में, ताकि आसपास के जहाजों को पता चले कि आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। नोट्स में 2020 में जापान तट पर हुई एक टक्कर का जिक्र है, जहां सिग्नल न देना भी एक वजह थी। इसके साथ ही रडार का सही इस्तेमाल, मतलब सिर्फ देखना नहीं, रडार प्लॉटिंग करना, दूसरे जहाज की सही दिशा, उसकी गति, और सबसे जरूरी सीपीए यानी क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोच, वो आपसे कम से कम कितनी दूरी से गुजरेगा, ये लगातार जांचते रहना है। अच्छा, और मान लीजिए रडार पे खतरा दिख गया, गति भी धीमी कर ली, सिग्नल भी दे रहे हैं, अब जहाज को मोड़ना है, मैन्यूवर करना है। यहाँ भी कुछ खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना है, कुछ गलतियां जो अक्सर हो जाती हैं। बिल्कुल हैं, और नियम बहुत स्पष्ट हैं इस बारे में। जैसे अगर कोई जहाज ठीक सामने से आ रहा है, हेड ऑन सिचुएशन है और टक्कर का खतरा है, तो बाईं ओर पोर्ट साइड पर नहीं मुड़ना है। बाईं ओर नहीं मुड़ना है? नहीं। और अगर कोई जहाज पीछे से ओवरटेक कर रहा है और टक्कर का खतरा बनता दिख रहा है, तो आपको दाईं ओर स्टारबोर्ड साइड पर नहीं मुड़ना है। यूके की 2019 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे गलत दिशा में मुड़ने से टक्कर हुई। यहीं पर वो 2017 की अटलांटिक महासागर वाली घटना, वो केस स्टडी बहुत अहम हो जाती है। हाँ, वो केस स्टडी वो तो काफी चौंकाने वाली थी। एक जहाज, मान ले ए, उसने दूसरे जहाज बी को रडार पर देखा जी। अब सामान्य स्थिति होती तो जहाज बी को रास्ता देना पड़ता जी। तो जहाज ए के ऑफिसर ने सोच लिया कि बी हट जाएगा, लेकिन विजिबिलिटी तो शून्य थी। बिल्कुल। जहाज बी ने या तो ए को ठीक से देखा नहीं या वक्त पर रिएक्ट नहीं कर पाया, और नतीजा टक्कर हो गई, एक जहाज डूब गया। यही नियम 19 का सार है। सबसे बड़ा सबक, कम दृश्यता में कोई स्टैंड ऑन वेसल नहीं होता। मतलब कोई ऐसा जहाज नहीं होता जिससे रास्ता पाने का पूरा हक हो। अच्छा, को बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है, एक्टिवली टक्कर टालनी है। नोट्स में सीनियर ऑफिसर्स के लिए भी कुछ गहरी बातें हैं, जैसे रडार की अपनी सीमाएं होती हैं, वो छोटी नावों को शायद ना देख पाएं, और एआईएस का क्या रोल है इसमें? हाँ बिल्कुल, रडार कोई जादू की छड़ी नहीं है, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। बहुत खराब मौसम में या फिर छोटी नावें, खासकर लकड़ी या फाइबर ग्लास की बनी हुई, वो रडार पर आसानी से नहीं दिखती। इसलिए सिर्फ रडार के भरोसे नहीं बैठ सकते। विजुअल लुकआउट, मतलब आंखों से निगरानी भी जितनी हो सके रखनी पड़ती है। एआईएस, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जो जहाज की पहचान और स्थिति बताता है, वो बहुत मददगार है, लेकिन उसे रडार की जानकारी के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए। अकेले आईएएस पर निर्भर नहीं रहना है। सही। और एक बहुत अहम बात,
आईएमओ के नियमों के तहत अगर आप नियम 19 का उल्लंघन करते हैं तो ये सिर्फ एक गलती नहीं है, इसे कानूनी तौर पर दोषपूर्ण नेविगेशन माना जाता है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे आपका लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल होना। तो कैप्टन चौहान के नोट से जो बात उभर कर आती है वो साफ है। प्रतिबंधित दृश्यता में सुरक्षित नेविगेशन के लिए अत्यधिक सावधानी, धीमी और सुरक्षित गति, सही ध्वनि संकेत और रडार AIS जैसी तकनीक का सही और मिला-जुला इस्तेमाल अनिवार्य है। और सबसे ज़रूरी बात, कोई भी जहाज ये मानकर नहीं चल सकता कि दूसरा रास्ता देगा। जिम्मेदारी सबकी है। बिल्कुल सही कहा। और ये पूरी बातचीत हमें एक दिलचस्प सवाल पर भी छोड़ जाती है, जिस पर शायद हमारे श्रोता आगे सोच सकते हैं। वो सवाल यह है कि जैसे जैसे तकनीक मतलब रडार, AIS, ऑटो पायलट वगैरह और उन्नत हो रही है, बेहतर हो रही है, क्या हम कहीं उस पर जरूरत से ज्यादा निर्भर तो नहीं होते जा रहे? समुद्री सुरक्षा में इंसान का निर्णय, उसका अनुभव, उसकी सतर्कता, इनका महत्व क्यों कभी कम नहीं हो सकता, चाहे तकनीक कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए? ये एक ज़रूरी सवाल है। और इस नोट के साथ हम ये भी याद दिलाना चाहेंगे कि ये चर्चा सिर्फ शैक्षणिक जानकारी और समझ बढ़ाने के लिए है। वास्तविक समुद्री यात्रा और नेविगेशन के लिए हमेशा IMO COLREGS के आधिकारिक दस्तावेज, अपनी कंपनी की गाइडलाइंस और DG शिपिंग के निर्देशों का ही पालन करें। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही अहम विश्लेषण करने वाले हैं। ये कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के एक नोट पर आधारित है और हाँ, इसे तैयार करने में AI की भी मदद ली गई है। ये नोट एक ऐसी समुद्री घटना पर है जिसने सबको झकझोर दिया था। हम बात करेंगे जहाज़ों की टक्कर रोकने के अंतर्राष्ट्रीय नियमों की, खासकर रूल 19 जो कम विजिबिलिटी या कोहरे में लागू होता है। सोचिए, घना कोहरा है और दो बड़े जहाज आमने सामने। हमारा ये विश्लेषण IMO की ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और टोक्यो MAO के आंकड़ों पर भी आधारित है। हम 20 जनवरी 2018 की उस सुबह को देख रहे हैं जब बोहाई सागर में MT ओशन ग्लोरी और MV सी स्टार टकरा गए थे। जी हाँ, और ये सिर्फ एक हादसा नहीं था। IMO ने इसे दुनिया की टॉप 10 गंभीर समुद्री घटनाओं में गिना है। इसमें 33 जानें गईं। ये साफ तौर पर नियमों की अनदेखी और कह सकते हैं मानवीय चूक का मामला था। तो चलिए समझते हैं कि उस सुबह हुआ क्या था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि विजिबिलिटी मतलब देखने की क्षमता सिर्फ 200 मीटर थी। हाँ, 200 मीटर मतलब लगभग कुछ नहीं दिख रहा था। और ऐसी हालत में MT ओशन ग्लोरी जो तेल टैंकर था वो 15 नॉट्स की रफ्तार से चल रहा था। और इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि उसका रडार ऑपरेटर सो रहा था। बिल्कुल। और दूसरी तरफ था MV सी स्टार कार्गो जहाज, वो चल रहा था 18 नॉट पर। 18 नॉट? हाँ, जबकि रूल 19D साफ कहता है कि ऐसी स्थिति में जहाज को सुरक्षित गति पर चलना चाहिए, मतलब इतनी गति कि टक्कर टाली जा सके। तो 200 मीटर विजिबिलिटी में 18 नॉट तो कहीं से भी सुरक्षित नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, शायद 8 नॉट या उससे भी कम होनी चाहिए थी उसकी सेफ स्पीड। ये पहला बड़ा उल्लंघन था। और जब वो सिर्फ 1 नॉटिकल मील दूर थे, ओशन ग्लोरी के ऑफिसर ने दूसरे जहाज को रडार पर देखा, पर रूल 19F का पालन नहीं हुआ। मतलब वो साउंड सिग्नल हर 2 मिनट में लंबी सीटी वो नहीं दी गई। और ये बहुत जरूरी है। कोहरे में वो सिग्नल ही आपकी आवाज है, बताता है कि आप वहां हैं। हैरानी की बात है कि दोनों ही जहाजों ने ये नहीं किया। और एक और बात, ओशन ग्लोरी के रडार पर जो टारगेट था उसे ठीक से प्लॉट नहीं किया गया, मतलब ARPA प्लॉटिंग सही नहीं थी। अच्छा जी, तो टक्कर का खतरा कितना पास है, कितना टाइम है, TCPA, APA, ये कैलकुलेट ही नहीं हो पाया। ये रूल 19B का उल्लंघन था। बाप रे, मतलब गलतियों की पूरी एक चेन सी बन गई। तेज रफ्तार, फिर साउंड सिग्नल नहीं, रडार का ठीक से इस्तेमाल नहीं, और फिर जो हुआ वो और भी बुरा था। टक्कर टालने के लिए दोनों जहाजों ने लगभग एक ही समय पर अपना रास्ता बदला। हाँ, पर दोनों ने एक ही दिशा में मोड़ लिया, स्टारबोर्ड की तरफ, मतलब दाईं ओर। अरे नहीं! और नतीजा सीधी टक्कर। ओशन ग्लोरी का टैंक फट गया और हजारों टन कच्चा तेल समंदर में फैल गया। ओह, बहुत भयानक। 33 मौतें और इतना बड़ा तेल रिसाव। आपने बताया 200 किलोमीटर का एरिया प्रभावित हुआ। जांच में और क्या निकला? जांच में और भी चौंकाने वाली बातें सामने आई। जैसे ओशन ग्लोरी का आरपार रडार सिस्टम जो टक्कर टालने में अहम है,
वो खराब था। ये 16 चैप्टर 5 का उल्लंघन है। सिस्टम ही खराब था। जी। और दोनों जहाज़ों के कैप्टन्स ने ब्रिज रिसोर्स मैनेजमेंट यानी BRM की अनिवार्य ट्रेनिंग भी नहीं ली थी। ये ट्रेनिंग टीम वर्क और सही फैसले लेने के लिए बहुत जरूरी होती है। इसीलिए शायद चीनी अदालत ने दोनों कंपनियों पर करीब 1200 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया। और इस घटना के बाद ही IMO ने फॉग नेविगेशन पर एक खास कोर्स अनिवार्य कर दिया। इतने सारे उल्लंघन, इतने भयानक नतीजे, तो इस पूरी घटना से जो मुख्य सबक हैं वो क्या हैं, जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक, जैसे ही कोहरा दिखे या विजिबिलिटी कम हो, फौरन स्पीड कम करें और मास्टर को इन्फॉर्म करें। ये एक अलार्म है, इसे हल्के में नहीं लेना। सही बात है। पहला कदम स्पीड कम करो। जी। दूसरा साउंड सिग्नल। हर हाल में अगर चल रहे हैं तो हर 2 मिनट में एक लंबी सीटी, अगर एंकर पर हैं तो नियम के हिसाब से घंटी। ये आपकी मौजूदगी बताता है, इसमें कोई कोताही नहीं। और तीसरा, रडार का इस्तेमाल। बिल्कुल। तीसरा, रडार का सही इस्तेमाल। उसे सही रेंज पर सेट करें, 6 या 12 नॉटिकल मील पर। ARP फंक्शन ऑन रखें, टारगेट्स को ट्रैक करें ताकि उनका कोर्स, स्पीड, CPC, PSEPA पता चलता रहे। और हाँ, VHF पर अपनी पोजीशन, कोर्स, स्पीड की जानकारी देना भी मदद कर सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि रूल 19 सिर्फ एक नियम नहीं है, ये कोरे में एक तरह से जीवन रेखा है। और ये घटना दिखाती है कि नियमों को नजरअंदाज करना कितना विनाशकारी हो सकता है। बिल्कुल। जैसा कैप्टन चौहान कहते हैं, समुद्र में मौत कभी छुट्टी पर नहीं जाती। नियमों का पालन करना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है, खासकर मुश्किल हालातों में। आज के विश्लेषण के बाद ये सवाल मन में जरूर आता है, जब हमारे पास इतनी तकनीक है, नियम इतने साफ हैं, तो फिर भी ऐसी मानवीय चूकें क्यों होती हैं जिनसे इतनी बड़ी त्रासदियां हो जाती हैं? क्या ये सिर्फ कुछ लोगों की लापरवाही है, या फिर ट्रेनिंग और सेफ्टी कल्चर में ही कोई गहरी कमी है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है।